नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ हैं रूबिका। ये दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। फास्ट एंड फैक्ट में सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की, जिन्होंने बेहद कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है पीओके पर भारत के दावे को लेकर। उन्होंने कहा है कि क्या ये भारत की बपौती है। उन्होंने मोदी सरकार को चुनौती दी कि वो पीओके को पाकिस्तान से लेकर दिखाएं। ये लोग भी नहीं रहेंगे, ये जुल्म भी नहीं रहेगा। एक दिन इस हिंदुस्तान की इस बड़ी हुकूमत को पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, उसके बगैर इस रियासत का हल नहीं निकलेगा। ये बात याद रखिएगा, नहीं निकलेगा। पाकिस्तान एक हिस्सेदार है, खुद ये कहते हैं, पार्लियामेंट में इनका रेजोल्यूशन है कि वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अंदर है वो हमारा है। अरे तुम्हारे बाप का है क्या? तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है कि तुम वो हिस्सा ले सको, न उनके पास ये ताकत है कि वो ये हिस्सा ले सके। जब तुम नहीं ले सकते, वो नहीं ले सकते, तो फिर हमें क्यों मार रहे हो? ये बम यहां से उनको मार रहे हैं, वहां भी कश्मीरी मर रहा है, वहां से वो हमको मार रहे हैं, हम यहां कश्मीरी मर रहा है। और मुझे ये बताइए, बॉर्डर के इलाके में कितने लाखों लोग आज दरबदर बेघर माल मवेशी लेकर बैठे हुए हैं। क्या इससे फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा मोदी जी, कोई फायदा नहीं होगा। नहीं होगा। बातचीत ही एक रास्ता है। तो एक विवादित बयान दिया है पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने, और इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरएसएन सिंह, पूर्व रॉ अधिकारी। आरएसएन सिंह साहब, आपने सुना होगा क्या बोला है फारूक अब्दुल्ला ने। भारत के पीओके पर दावे को लेकर ही उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है और एक तरह से तंज कसा है सरकार पर। नहीं, अगर आप कोई हिंदुस्तान में ये सोचता है कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, या पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। वो पाकिस्तान को जो पनिशमेंट अभी मिल रही है और इन्फिल्ट्रेशन रुक गई है, और जो ये आपका जो स्टोन पेल्टिंग इंडस्ट्री बंद हो गया है, इनकी इन तमाम पार्टियों की जो फेक करेंसी का जो इनका इंडस्ट्री था वो बंद हो गया है। तो ये बाप और वो फादर और क्या क्या बोल रहे हैं। लेकिन मैं तमाम हिंदुस्तानियों की तरफ से मैं ये कह सकता हूं कि पीओके वाकई हमारे बाप का है, मेरे बाप का है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उनके बाप को देशद्रोह के उसमें उनको जेल भेजा था पंडित नेहरू ने, ये सब जानी हुई बात है। और पार्लियामेंट में जो जितने हमारे लोगों ने यूनानिमस ये रेजोल्यूशन पास किया था कि पीओके हमारा हिस्सा है, तो हम सबके बाप का है, तो वो हमारे बाप की तुलना अपने बाप से ना करें। हमारा बाप देशद्रोही नहीं था, हमारा बाप देशद्रोह के उसमें जेल नहीं गया था। और ये तमाम आदमी इसको दिल्ली के सड़कों पे, अगर इसको कोई आज से हिंदुस्तानी देखे तो ये बोले कि देखो देशद्रोही कैसा होता है। ये लंदन में जाके गोल्फ खेले, इसके बेटे को जो मर्जी है अपना करे। लेकिन आज मैं बता देता हूं कि हमारे बापों की तुलना अपने बाप से ना करें। आरएसएन सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अरे अब हम देखो, हम बिके हुए लोग नहीं हैं। जी, वैसे फारूक अब्दुल्ला साहब इससे पहले भी कई विवादित बयान दे चुके हैं। उन्होंने ये बात भी कही थी कि एलओसी को इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया जाए, और लगातार वो इस तरह के कमेंट्स पीओके को लेकर देते रहे हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। माचल सेक्टर में शहीद हुए गाजीपुर के शशांक सिंह का आज अंतिम संस्कार किया गया। गाजीपुर के इस सपूत को आखिरी विदाई देने के लिए बड़ा हुजूम उमड़ा। शहीद के गांव वालों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और नवाज शरीफ का पुतला फूंका। गाजीपुर के शहीद को नहीं भूलेगा देश। शशांक की शहादत को याद रखेगा हिंदुस्तान। मुझे नाज है कि हम ऐसे वीर सपूत हैं उस माता पिता का पैदाइश
चिता के ठीक ऊपर लहराता तिरंगा बता रहा है कि ये सपूत अपना जीवन देश के नाम कर गया। माछिल सेक्टर में अपने 2 और साथियों के साथ शहीद हुए शशांक सिंह का आज गाजीपुर में अंतिम संस्कार हुआ। शहीद के आखिरी दर्शन के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी। पूरी सड़कों पर शहर के और गांव के जो लोग थे उनका हुजूम था और हर कोई शशांक सिंह अमर रहे इसी नारे के साथ आगे बढ़ रहे थे। लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और नवाज शरीफ का पुतला जलाया। नहीं है, पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो हमारे सामने सवार कर सके। पीठ पीछे तो कोई भी कर सकता है, जो कि हमारे भाइयों के साथ हो रहा है। 22 नवंबर को कुपवाड़ा के माछिल में पाकिस्तान ने बेहद कायराना हरकत की थी। गोलीबारी के दौरान पाकिस्तान के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया था। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने इस बुज़दिली वाली हरकत को अंजाम दिया था। इसी हमले में राजस्थान के प्रभु सिंह और गाजीपुर के ही मनोज कुशवाहा भी शहीद हो गए थे। देते हैं सीना गर्म तोपों के दहाने पे, नज़र से जिनके बिजली कौंधती है आसमानों पर, जो आज़ादी की देवी को लहू की भेंट देते हैं। हम उनके गीत गाते हैं, हम उनके गीत गाते हैं और उन शहीदों के गीत हिंदुस्तान हमेशा गाता रहेगा। स्थानीय विधायक ने प्रशासन से कहा है कि वो गांव का नाम नसीरुद्दीन से बदलकर शशांक के नाम पर रखें। शहीद की याद में गाजीपुर में स्टेडियम बनाने की मांग भी की गई है। जो पिछड़ा हुआ इलाका है नसीरुद्दीनपुर गांव, जहां का हमारा जाबाज सिपाही शशांक सिंह शहीद हुए हैं, हम मांग करते हैं कि उनके नाम पे हमारे क्षेत्र में एक स्टेडियम बनाया जाए, जिससे कि हमारे नौजवान प्रेरित होकर देश की रक्षा के लिए। कल जोधपुर के शेरगढ़ में शहीद प्रभु सिंह के पैतृक गांव खिरजा खास में पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद प्रभु सिंह का अंतिम संस्कार किया गया था। पाकिस्तान की गोलाबारी में शहीद हुए यूपी के गाजीपुर के मनोज कुशवाहा के अंतिम संस्कार में भी हजारों की भीड़ उमड़ी थी। ये तस्वीरें बता रही हैं कि देश पर मर मिटने के लिए इसी मिट्टी से हजारों लाखों सपूत पैदा होते रहेंगे। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। यूपी सरकार ने शहीद शशांक के परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। उधर जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आज सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया है। सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए गए। 13 राष्ट्रीय राइफल्स का एक जवान शहीद हो गया। आतंकियों के पास से 2 AK-47, 1 मैगजीन, 4 ग्रेनेड, 2 मोबाइल, 1 वायरलेस सेट और 18,700 रुपए के भारतीय नोट बरामद किए गए। वहीं बारामूला के तुजार शरीफ इलाके में मुठभेड़ के बाद घर में छिपे एक आतंकी ने सरेंडर कर दिया। वहीं कुलगाम में आतंकियों ने पेट्रोल पार्टी पर हमला बोल दिया। हमले में 2 पुलिस वालों की मौत हो गई। एक जख्मी पुलिसकर्मी को श्रीनगर रेफर किया गया है। सेना लगातार लगी है और उसमें ये पहली बार नहीं मारे गए, बल्कि इस तरह की मुठभेड़ें या इस तरह उनकी काफ़ी आतंकवादियों मारे भी गए हैं। 8 जुलाई को सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी को एनकाउंटर में मार गिराया था। जुलाई से अब तक के बाद से 54 आतंकी मारे जा चुके हैं, जबकि 1 जनवरी 2016 से 22 नवंबर तक घुसपैठ की 201 बार कोशिश हुई है। बारामूला के इसी इलाके में कुछ हफ्तों पहले लश्कर ए तैयबा के आतंकी उमर ने भी सरेंडर किया था। पीएम मोदी आज 2 जगह नोट बैन के मुद्दे पर बोले। कहा, जिन्हें तैयारी का मौका नहीं मिला, फैसले से उन्हीं लोगों को परेशानी हुई। पीएम मोदी संविधान दिवस के एक दिन पहले आयोजित एक प्रोग्राम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने बिना नाम लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को करारा जवाब दिया। ऐसे लोगों की पीड़ा इस बात की है कि सरकार ने किसी को तैयारी करने का समय नहीं। अगर उनको एक 72 घंटे भी तैयारी करने के लिए मिल जाते हैं तो वाह वाह, मोदी जैसा कोई नहीं। हर किसी को उसके पैसों का हक है। जरूरी नहीं कि हर बार नोट हाथ में हो तभी उपयोग हो। आज व्यवस्थाएं बहुत उपलब्ध है। आप अपने मोबाइल फोन से भी अपने सारे रुपये जहां खर्च कर रहे हो कर सकते हो। इसके बाद पीएम मोदी ने पंजाब के भटिंडा में लोगों को संबोधित करते हुए भी नोट बैन का मुद्दा उठाया।
करोड़ों करोड़ों देशवासियों का शुक्र गुजारने के लिए मेरे शब्द भी कम पड़ जाते हैं। इतना आपने कष्ट झेलने के बाद भी इस अच्छे काम के साथ आप खड़े रहे। आपके मोबाइल फोन को आप अपनी खुद की बैंक बना सकते हो। आपके मोबाइल फोन को आप अपना बटवा बना सकते हो। 8 नवंबर को पीएम मोदी ने 500 और 1000 के नोट बैन किए जाने का ऐलान किया था। कल पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में सरकार के फैसले पर सवाल उठाए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आरोप लगाया था कि सरकार ने बिना तैयारी के फैसला लागू कर दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि नोट बैन से गरीब मर रहे हैं। मनमोहन सिंह ने यह भी कहा था कि इस फैसले से कृषि और छोटे उद्योगों के विकास पर बुरा असर पड़ेगा। पीएम मोदी ने लोगों से कैश की बजाय डिजिटल और प्लास्टिक मनी के इस्तेमाल पर जोर दिया। संसद के शीतकालीन सत्र के 8वें दिन भी दोनों सदनों में कोई कामकाज नहीं हो पाया। पीएम मोदी के संसद के दोनों सदनों के बाहर नोट बैन पर बयान देने से विपक्ष नाराज था। गुलाम नबी आजाद ने नोट बैन को लेकर पीएम की ओर से दिए गए बयान पर माफी की मांग की। जब वो विपक्ष पर आरोप लगाएंगे तो विपक्ष चुप रहेंगे। ये कैसा तर्क आप देते हैं कि बाहर उन्होंने विपक्ष पर कुछ कहा और सदन में सदन उसका नोटिस नहीं देगा। ये तो मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। मनी वालों को फेवर करते हैं, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने विपक्ष का एमपीज का अपमान किया है। माफी मांग। आपने देखा हंसी आ रही थी, फिर कितनी बार 3-4 बार रोना आया है। हाउस में आइए और फिर देखिए क्या होता है। कौन सा इमोशन दिखाई देगा आपको मोदी जी पे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इतना अधिकार तो है कि वो कहाँ क्या बोले, और किसी पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रम में जो वो बोलते हैं उसके लिए माफी मांगने की बात का कोई तुक ही नहीं बनता। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि नोट बैन का फैसला अगर राजनीति से प्रेरित नहीं है तो पीएम संसद में क्यों नहीं बयान दे रहे हैं। जेडीयू नेता शरद यादव ने पीएम मोदी से विपक्ष पर काले धन के समर्थन का आरोप लगाने के लिए माफी मांगने को कहा। वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि पीएम मोदी का निशाना विपक्ष पर नहीं काला धन रखने पर था। आज लोकसभा कार्रवाई के दौरान एक शख्स ने विजिटर्स गैलरी से कूदने की भी कोशिश की, हालांकि सिक्योरिटी ने वक्त रहते उसे रोक दिया। नोट बैन के समर्थन में आज इंदौर में विशाल किसान रैली का आयोजन किया गया। दोपहर 12 बजे इंदौर के चिमनबाग मैदान से संजय सेतु तक गरीब और किसान रैली निकाली गई। रैली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। इस रैली के जरिए केंद्र सरकार के नोट बैन के फैसले का समर्थन किया गया। ये नक्सलवाद के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है, काला धन के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। इस काम का अगर फायदा किसी को होगा तो इस देश के किसानों को होगा, इस देश के मजदूरों को होगा, इस देश के गरीबों को होगा। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय संस्थान सरकार के फैसले की तारीफ कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भी भारत सरकार के नोट बैन के फैसले का समर्थन किया है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनले ने काले धन के खिलाफ सरकार के कदम को मजबूत बताते हुए कहा था कि इससे लाखों लोग टैक्स देंगे। गोल्डमैन सैक्स ने कहा था कि सरकार के इस फैसले से राजस्व में बढ़ोतरी होगी, टैक्स देने वाले लोग बढ़ेंगे। रैली के जरिए बताया जा रहा है कि नोट बैन का फैसला किस तरह से देश हित के लिए अहम है। नवी मुंबई के डे केयर सेंटर में 10 महीने की बच्ची को बेरहमी से पीटे जाने के मामले में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो हैरान रह गया। डे केयर सेंटर में 10 महीने की बच्ची को पटक कर और लातों से मारने वाली अफसाना शेख की इस हरकत के खिलाफ पेरेंट्स का गुस्सा फूट पड़ा, जिन्होंने आज डे केयर सेंटर में तोड़फोड़ की। बच्ची के माँ बाप ने जी न्यूज को अपना दर्द बताया। बच्ची की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें उसके चेहरे पर भी पिटाई के निशान देखे जा सकते हैं। हुआ कि वो हमें क्या लगा कि वो या तो किसी ने गलती से बच्चे ने मार दिया है
या वो नहाते आते टाइम या मालिश करते टाइम गिर गई होगी। हमें ये नहीं लगा था जो हमने वीडियो में देखा। आज जैसे उसकी तबीयत बिगड़ती गई तो घर पे ही थी, तो तबीयत जैसे जैसे उसकी बिगड़ती गई तो जब वो घर के अलावा खाली डे केयर में रही तो और मैं क्या शंका करूँगा उससे। जो भी हुआ और बाद में जो सच जो है वो सबके सामने आया। जिस तरह से क्रैश की कार्यकर्ता ने एक 10 महीने की बच्ची को क्रूरता से, विभत्सता से पीटा है, उसको फेंका है, और उसके बाद हैरानी की बात है कि नवी मुंबई पुलिस ने उसके ऊपर गलत सेक्शंस लगाए। 10 महीने की बच्ची को पीटे जाने की वारदात 21 नवंबर की है। बच्ची के माता पिता को बेटी की तबीयत खराब लगी तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बच्ची को पीटे जाने का अंदेशा जताया। माँ बाप ने डे केयर सेंटर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस की जांच में सीसीटीवी तस्वीरों से मारपीट का खुलासा हुआ। बच्ची को पीटने वाली 38 साल की अफसाना शेख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डे केयर सेंटर की मालकिन को जमानत मिल गई है। बाकी पेरेंट्स का कहना है कि अफसाना शेख बाकी बच्चों को भी इसी तरह से पीटती रही होगी। जांच इस पर जरूर होनी चाहिए।